वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। अपना MySQL का पार्ट स्टार्ट करेंगे आज। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज हमने आपके सामने डिस्प्ले करी है। इस इमेज में बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कि डेटाबेस है क्या। डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन है रिलेटेड फाइल्स का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे पहली इमेज हमारी दिख रही है कि मोबाइल फोन्स है, तो अपनी डेली लाइफ में हम लोग भी एक डेटाबेस कंटेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। अब यूजुअली हम लोगों को सारे के सारे नंबर याद नहीं रहते। हम लोग को जिस फ्रेंड का भी नंबर या जिस रिलेटिव का भी नंबर हमें चाहिए, हमने सर्च बॉक्स में टाइप किया और वो नंबर हमारा हाईलाइट होकर के आ जाता है। मींस डेटाबेस मेंटेन करने से फायदा क्या है, तो हमें चीज़ों पे का बर्डन कम रखना पड़ रहा है, हम कहीं से याद नहीं रख रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें उसको एक्सेस करने में कम से कम टाइम लग रहा है। सेम वे में अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल हम बैग लेकर के जाते हैं, तो स्कूल के बैग में भी डेफिनेटली हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कलर्स, कॉपीज, टिफिन बॉक्स। लेकिन जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसी बैग में से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इन केस अगर हमें कोई कॉपी वॉपी सबमिट करना हो, मीन्स अपने डेटाबेस से निकाल कर कहीं और स्टोर करना हो, तो हम उसको वो भी काम कर सकते हैं। तो डेटाबेस का पर्पस बेसिकली एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में कलेक्शन बनाने के लिए है। अब ये तो हमने आपको दिखाया कि ये इमेज फॉर्मेट में क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम इसका डेफिनेशन पार्ट में भी आपको स्विच करना चाहेंगे। तो डेटाबेस क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा जनरली स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। तो डेली लाइफ में भी हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर रहता है, और हम जा करके उसको इजीली जो भी हमारा ऑर्गेनाइज कलेक्शन है उसको इजीली देख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जस्ट हम एग्जांपल आपका ईमेल का देना चाहेंगे। सपोज आपके जीमेल की आईडी है, तो वट एवर द कंटेंट यू हैड सेंट दैट विल बी फाउंड इन सेंड बॉक्स। वट एवर द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, दैट ईमेल विल बी फाउंड इन योर इनबॉक्स। एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स आर देयर, जैसे कि स्पैम होता है, आपका ड्राफ्ट फोल्डर होता है, ठीक है। तो वहां पे भी उसका अपना अलग अलग क्राइटेरिया, और वो चीज वहां से एक्सेसिबल, तो जल्द से जल्द एक्सेस हो सकेंगे, इसलिए हम लोग डेटाबेस यूज कर रहे हैं। अब एडवांटेजेस क्या है? डेफिनेटली देयर आर सेवरल एडवांटेजेस। रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि आपका डुप्लीकेशन नहीं होता किसी भी रिकॉर्ड का। मतलब अगर आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर होगा तो डेफिनेटली वो वहीं पे पकड़ लिया जाएगा, आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हो। यूजुअली पुराने दिनों में जब कॉपी पेन से काम किया जाता था, मान लेते हैं कि एक सेक्रेटरी या फिर मुनीम टाइप का बंदा होता था, जो कि यूजुअली मूवी में आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक बंदा कॉपी पेन से अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा, या फिर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेंटेन करते रहते हैं। तो सर्टेन टाइम ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक ही रिकॉर्ड की आपने डबल टाइम एंट्री कर दी, तो क्रॉस वेरिफिकेशन में बाद में तो मतलब बाय द एंड ऑफ प्रोसेस पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर इट कंट्रोल्स डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा को इनकंसिस्टेंट नहीं होने देगा, मतलब जो भी रूल्स वगैरह आपने लगा रखे होंगे, ठीक है, जिस पैरामीटर की, जिस फील्ड की वैल्यू आप चाह रहे होंगे, उसके बिना आपका फॉर्म या फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि या तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका इंसर्ट होगा डेटाबेस में, या तो फिर पूरा का पूरा रोल बैक हो जाएगा। इट मीन्स जैसे कि आपने कभी, हो सकता है कि ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बुक किए हो, तो हो सकता है कि कभी कदार ऐसा भी सिचुएशन फेस करी हो कि हमारा पैसा कट गया वॉलेट से, लेकिन हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो उस टाइम पे हमारा जो भी मतलब मैसेज आता है उस एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास कि योर अमाउंट इज सेव्ड विद अस, ठीक है। मतलब जिसको भी आपने पेमेंट किया उसके बाद सेव है, और विद इन 24 आवर्स, विद इन 7 डेज, जो भी उनका क्राइटेरिया है, उतने दिन में आपके पास में अकाउंट में वापस आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इस यही मतलब है कि कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट नहीं होता। इट कंट्रोल्स डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। और इट प्रोवाइड्स ग्लोबल शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है। डेटाबेस का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ग्लोबल शेयरिंग करना। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि मेरा SBI में अकाउंट है, अकाउंट मान लेते हैं कि दिल्ली में हमने किसी बैंक में खुलवाया है, ठीक है। तो हम दिल्ली से हम आगरा चले जाएं, कानपुर चले जाएं, जयपुर चले जाएं, ठीक है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सेम डेबिट कार्ड, हाँ, जो भी हम मेरे बैंक ने हमें ATM कार्ड इशू किया है, विद द सेम ATM कार्ड हम अपना अकाउंट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्लोबल शेयरिंग है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है, इट प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी मतलब अगर आप यूजर कहीं पे भी अपना रिकॉर्ड चेंज कर रहा है, तो पूरे के पूरे चेंजेस उस ओरिजिनल डेटाबेस पे भी इफेक्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पे ग्लोबल शेयरिंग हमने आपको बताया ना, ATM का एग्जांपल लिया। मान लेते हैं एक बंदे के अकाउंट में 50,000 रुपीज स्टोर थे, ठीक है। उसने 2,000 रुपीज एक जगह से विड्रॉ किया, तो अगर 50 में से 2,000 हम माइनस कर दे तो 48,000 बचेंगे, ठीक है। तो अब वो
इंडिया के या इंडिया के बाहर किसी भी शहर में चला जाए, ठीक है, किसी भी कंट्री में चला जाए, तो डेफिनेटली वॉट एवर द अपडेटेड अमाउंट दैट विल बी गेट रिफ्लेक्टेड ईच एंड एवरीवेयर। तो यही बता रहा है कि ये हमारा इंटीग्रिटी को कंटेन करके रखता है कौन, डेटाबेस। आफ्टर दिस हम लोग कुछ देख रहे हैं कि सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारे इस डेटाबेस कॉन्सेप्ट में यूज होने वाली हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आकर के यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जितने भी टेबल, डेफिनेटली डेटाबेस क्या है, एक तरह से डेटाबेस कलेक्शन है टेबल्स का, ठीक है। हमने वहाँ पे लिखा नहीं, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि हमने बैग दिखाया, बैग में आपको हमने क्या दिखाया कि बहुत सारे कलेक्शन है बुक्स एंड कॉपीज का। कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे कलेक्शन है कॉन्टैक्ट्स का, डिफरेंट टाइप के आपने नंबर सेव कर रखे होंगे, कुछ रिलेटिव्स के होंगे, कुछ फ्रेंड्स के होंगे, कुछ आपके टीममेट्स के होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे ही अननोन फिर किसी और XYZ पर्सन का आपने नंबर स्टोर कर रखा हो। तो सेम वे में एक डेटाबेस जो होता है, एक डेटाबेस के अंदर यूजुअली बहुत सारी टेबल्स आ सकती हैं, ठीक है। तो टेबल्स में क्या हो सकता है, जो टॉप की हेडिंग होती है इसको हम लोग एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जितने भी इसके अंदर रिकॉर्ड आएंगे, हेडिंग्स को छोड़ करके जो भी रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है, वो हमारे टपल्स के नाम से जाने जाएंगे। यानी इसको हम रोज भी कह सकते हैं, ROWS रोज, ठीक है। यानी SN001 पे ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की एक रोज है, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी, और ये चौथी रो है। और जो भी हमारे टेबल को हम कह सकते हैं कि जैसे टेबल का नाम यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो एक टेबल को हम लोग रिलेशन नाम से जान सकते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि रिलेशन या फिर टेबल एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इतनी चीज़ अभी हम लोगों ने देखी। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इज समटाइम्स यूज टू रिफर अ टेबल इन अ डेटाबेस। अभी हमने आपको दिखाया कि एक डेटाबेस में कभी कभी एक टेबल को भी हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बट इज मोर कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप दैट कैन बी क्रिएटेड बिटवीन दोज टेबल्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये क्या होगा, ये एक से टेबल से दूसरे टेबल में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको कह सकते हैं बोलने के या फिर इंडिकेट करने के काम में आएगा रिलेशन टर्म, ठीक है। लेकिन आप एक टेबल को भी रिलेशन बोल सकते हो। फिर यहाँ पे एक और टर्म आता है डोमेन का। डोमेन क्या है, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल यूनिक परमिटेड फॉर अ एट्रीब्यूट, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ठीक है। अब हमने एम्प्लॉय आईडी एक बार ले ली तो दोबारा हम एम्प्लॉय आईडी तो लेंगे नहीं, फर्स्ट नेम हमने एक बार ले लिया है तो दोबारा फर्स्ट नेम तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि डोमेन क्या है, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यूज, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, सारी की सारी यूनिक वैल्यूज आती है परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट, जो कि एक एट्रीब्यूट के अंदर हो। जैसे कि यहाँ पे एक डोमेन बता रहे हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे एक तरह का वैल्यूज है। किसका डोमेन है ये, डे ऑफ वीक का, ठीक है। यानी एक डे ऑफ वीक हमने क्राइटेरिया बना रखा है और उसमें कुल 7 डेज आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ क्राइटेरिया बन रहा है तो यूजुअली उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। यूजुअली ये हमारा इस तरह से ज़्यादातर नहीं पूछा जाता कि डोमेन क्या होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि डोमेन क्या है। एक सेट ऑफ कह सकते हैं रूल्स है, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि किसी एट्रीब्यूट के लिए फॉलो होता है। फिर टपल क्या है, टपल हमारा रो ऑफ टेबल है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, टपल। चाहे वो SN001 का हो, SN003 का हो, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड हो, हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड आपका क्या कहलाएगा, आपका वो टपल कहलाएगा, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट हेडिंग्स जितने भी होंगी वो आपकी हेडिंग्स को हम लोग एट्रीब्यूट बोलेंगे। डिग्री, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जब वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इज नोन एज डिग्री ऑफ द टेबल। यानी जितने भी कॉलम होंगे एक टेबल में, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 कॉलम यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी डिग्री, इस टेबल की डिग्री, जो एम्प्लॉय टेबल है इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, ठीक है। मान लेते हैं एक कॉलम यहाँ पे और होता सिटी नाम का, तो उस टाइम में 5 कॉलम हो जाते हैं, ठीक है। यानी 5 कॉलम की हेडिंग बन रही होती, तो उस टाइम में इसकी डिग्री 5 होती। और कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी का मतलब द नंबर ऑफ टपल्स, जितनी भी टपल्स होंगी, टपल्स जितनी भी होंगी, जैसे कि राइट नाउ देयर आर 4 रिकॉर्ड्स। बच्चे क्या करते हैं कि यूजुअली इसको भी काउंट कर लेते हैं टपल्स में, तो हेडिंग को टपल्स में काउंट नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो 4 रिकॉर्ड्स ये हैं, ठीक है, और 4 रिकॉर्ड्स अगर हैं तो उसको टपल बोल रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कह देंगे, टोटल नंबर ऑफ टपल्स जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, कार्डिनलिटी कहलाएगी। तो होपफुली इतना टर्म समझ में आया होगा।
फिर हमारे पास में दो चीज़ें और हैं, दो तीन चीज़ें और हैं। प्राइमरी की, एक टेबल में अगर यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी कॉलम रखा हुआ है तो हमारा वो प्राइमरी की कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टेबल एम्प्लॉय है और एक टेबल सैलरी है, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल इस पर फोकस करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी बन रही है और एम्प्लॉय नेम हमारा इस तरह से कुछ ना कुछ है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और रिलेट करें अपने रियल लाइफ से, तो हम लोग के सभी के पास में कुछ ना कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है। हर एक बंदे का आधार कार्ड और पैन नंबर यूनिक होगा। तो जो यूनिकनेस वाला कॉलम है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमारा एम्प्लॉय का नाम, ठीक है, या फिर बंदे का नाम, उसकी सिटी वगैरह मैच हो रही है, तो वो जो यूनिकनेस क्रिएट करने वाला कॉलम है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो प्राइमरी की है, ठीक है। और प्राइमरी की का क्या सीन है कि वो कभी नल वैल्यू उसमें नहीं आएगी। नल वैल्यू का मतलब इसको कभी भी हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा आधार कार्ड बन चुका है तो डेफिनेटली हमारे पास एक आधार नंबर होगा। अगर ये कोई कहे कि हमारे पास आधार कार्ड तो है, आधार नंबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा कहना ही मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है कि आधार कार्ड तो है बंदे के पास में, आधार नंबर नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही कह रहे हैं कि प्राइमरी की अगर किसी कॉलम पे लगा दी है तो अब वो क्या करेगी, वो सारे के सारे यूनिक रिकॉर्ड्स लाएगी और वो ब्लैंक नहीं हो सकती है, ठीक है। और देयर विल बी ओनली वन कॉलम एज अ प्राइमरी की इन अ टेबल। और एक शर्त और है कि किसी भी टेबल में अगर 4-5 कॉलम है तो एक ही कॉलम ऐसा होगा जो कि हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी की लगा होगा उस पे, ठीक है। यानी एक कॉलम, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, तो एक ही कॉलम जो होगा, जो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, हम सिर्फ एक कॉलम पे प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की है। फिर उसके बाद में कैंडिडेट की बता रहा है। कैंडिडेट की का मतलब ये है कि कैंडिडेट की कैन बी एनी कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट कैन क्वालिफाई एज अ यूनिक की इन द डेटाबेस। मान लेते हैं कि एक डेटाबेस में कई सारे कॉलम हैं, जैसे कि एक डेटाबेस के टेबल में कई सारे कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे अभी एम्प्लॉय आईडी रिफर कर रहा है, ईयर रिफर कर रहा है, मंथ रिफर कर रहा है, सैलरी रिफर कर रहा है। हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ पे ईयर भी रिपीट ना हो रहा हो, यहाँ पे मंथ भी रिपीट ना हो रहा हो, और यहाँ पे आईडी तो अभी फिलहाल रिपीट हो रही है, लेकिन मान लेते हैं कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे यूनिक वाली हो, मतलब इसी तरह की यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पड़ी हो जहाँ पे रिपीटेशन ना हो रहा हो। तो जब तक कि इस तरह का क्राइटेरिया बनेगा कि जब हर एक कॉलम को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वहाँ पे अभी प्राइमरी की सेट नहीं होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको एज अ कैंडिडेट की कह सकते हैं। हम इसको अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहें तो जरा सा चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे हम लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो डेफिनेटली वी विल गेट सच टाइप ऑफ इमेज वेयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर कमिंग फॉर सेम जॉब, ठीक है। तो ऐसा होता है यूजुअली कि एक ही जॉब के लिए, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4-5 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली दे कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, ठीक है। अगर हम इसी पिक पे क्लिक करें, ठीक है, तो उस टाइम में कई सारे हमारे पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कैंडिडेट हमारे हैं, हमारे पास में इंटरव्यू देने आए हैं। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं टेबल में, किसी भी कॉलम को, यहाँ पे कैंडिडेट का मतलब कॉलम से है, ठीक है, यानी ये जो भी है यहाँ पे अगर इस तरह का सिनेरियो हो रहा है कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम एक ही टेबल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे तो 2 टेबल है, हमारे एक ही टेबल के अंदर अलग अलग कॉलम है, लेकिन सबको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यानी उसमें कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, वो कहीं भी रिपीट नहीं है। सेम में हम कह रहे हैं कि ईयर भी रिपीट ना हो, मंथ भी रिपीट ना हो, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा तो हमारे हर एक कॉलम, जब तक कि हमने किसी को चूज नहीं किया एज अ प्राइमरी की, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैंडिडेट की कहलाएगा। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है ऑल्टरनेट की, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ एनी टेबल हैव मोर देन 1 कैंडिडेट की, अगर एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हैं, देन आफ्टर चूजिंग द प्राइमरी की from those candidate key, rest of the candidate keys are known as alternate key of that table। अब इसी का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जो बॉस बैठे हुए हैं, इस बॉस ने इस वाले बंदे को जो कि टाइम है इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी तो अभी हमने इससे पहले क्या बताया कि अभी जॉब के लिए ये 5 बंदे आए हैं, ठीक है, 5 बंदे आए हैं, लेकिन इसमें से अभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जैसे कि ये बॉस है, ठीक है, इन्होंने इसको उठा के सेलेक्ट कर लिया फॉर द पोस्ट, ठीक है, यानी ये अब क्या हो गया,
अगर ये टेबल का कॉलम है, ठीक है, तो ये प्राइमरी की हो गया, ठीक है, मतलब इसके अंदर अब सारे यूनिक रिकॉर्ड आएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अब ये जब ये हमारा प्राइमरी की बन गया तो बाकी के जो बचे होते हैं हमारे एम्प्लॉयज, अब वो अभी जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन हाँ डेफिनेटली दे ऑल आर एलिजिबल फॉर दैट जॉब, लेकिन ये थोड़ा सा बेस्ट है तो इसको इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब जितने भी लोग बचे हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे वो क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट कहलाएंगे। यूजुअली होता क्या है कि कभी कभी मतलब अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से बताएं जिससे कि कैंडिडेट और ऑल्टरनेट का क्लियर हो मामला, ठीक है, यूजुअली होता क्या है कि मान लेते हैं कि एक मतलब आप 5 लोग कहीं गए, सब लोग अलग अलग लोकेशन से थे इंडिया की, ठीक है, इनको ये जॉब के तो मिल गई लेकिन इनको ये जॉब पसंद नहीं आई, यानी ये इनको प्राइमरी की तो सेट कर दिया गया था लेकिन इनको ये जॉब पसंद नहीं आई। हो सकता है कि इन्वायरमेंट ना पसंद आया हो सकता है कि इनको सैलरी पैकेज ना पसंद आया हो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम नहीं काम कर पाएंगे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब इनके पास में क्या है, डेफिनेटली दे आर हैविंग मल्टीपल चॉइसेस, ठीक है, मतलब इनके पास ये भी बंदा है काम करने के लिए, ये भी एलिजिबल था, ये भी एलिजिबल थी बंदी, ठीक है, ये दोनों भी एलिजिबल थे। अब क्या करेंगे, जब ये इन्होंने मना कर दिया काम करने से तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर द ऑल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है, तो ऑल्टरनेट में से आप ये इन चारों में से जो भी बेस्ट होगा ये उसको चूज कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट की का, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, इफ एनी टेबल हैव मोर देन 1 कैंडिडेट की, तो ऐसा कह सकते हैं कि एक टेबल में अगर 3-4 कॉलम है और तीनों चारों कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे अभी तो कैंडिडेट की है। देन आफ्टर चूजिंग द प्राइमरी की, और अगर हमने उनमें से किसी एक को चूज कर लिया एज अ प्राइमरी की फ्रॉम दोस कैंडिडेट की, उन 5 में से या उन 4 में से, उन 3 कॉलम में से एक को हमने प्राइमरी की बना दिया है, तो अब जो भी बाकी बचे हुए कॉलम होंगे टेबल के अंदर वो क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट की कहलाएंगे। सेम वे में फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट है। फॉरेन की अभी हम यहाँ पे तो इतना लंबा चौड़ा हमने लिख रखा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, ठीक है, बाकी जब इम्प्लीमेंटेशन इसका करेंगे तो आप डेफिनेटली हमारे साथ सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है कि टेबल एम्प्लॉय में डेफिनेटली हमारे पास 2 कॉलम है। अब ये टेबल इस टेबल से रिलेट कर रही है, ऑब्वियसली एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ सैलरी होगी, तो अगर हम यहाँ पे 1 की एम्प्लॉय आईडी की 1 की बात करें तो एम्प्लॉय आईडी 1 है यहाँ पे भी, ठीक है, यानी 1 जो है वो जॉन है। जॉन को 2012 में अप्रैल मंथ में 30,000 सैलरी मिल रही है, और सेम एम्प्लॉय आईडी पे 1 को 2012 में मई के मंथ में 31 मिल रही है, और सेम एम्प्लॉय जो 1 है यानी जॉन, ठीक है, 2012 में जून में उसको 32,000 मिल रही है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 2 टेबल को रिलेट कर रहे हैं। तो 2 टेबल को रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पहले टेबल पे जो प्राइमरी की होती है, ठीक है, प्राइमरी की कॉलम होता है, सेकेंडरी टेबल में जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी टेबल सैलरी है, अगर वो रिकॉर्ड यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है, यानी इसको हम ले करके 2 टेबल को मैचिंग कर पा रहे हैं और यहाँ से कुछ क्राइटेरिया बना करके समझ पा रहे हैं कि यहाँ का रिकॉर्ड यहाँ से मैच कर रहा है, तो इस वाले रेफरेंसिंग को हम लोग प्राइमरी की या फॉरेन की रेफरेंसिंग से समझते हैं। और इसके लिए पूरा हमारा थोड़ा सा छोटा सा कोड होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। तो पहले टेबल में जो कि यूनिक रिकॉर्ड होगा उसको प्राइमरी की बोलते हैं, वही यूनिक रिकॉर्ड अगर दूसरे टेबल में मिल रहा है तो उस कॉलम को हम लोग फॉरेन की बोल देंगे।